शक्तिपुर नामक गांव की बात है, जहां सुधा का कोई नहीं था। कुछ समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण वो इस दुनिया में अकेली रह जाती है। और उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा चाची उसे अपने घर ले आते हैं। सुधा बहुत ही समझदार लड़की थी और सुधा के चाचा जी सुधा को अपनी बच्ची की तरह पाल रहे थे। लेकिन सुधा के चाचा चाची की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम शनाया था। शनाया सुधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और शनाया एक बहुत फैशनेबल लड़की थी। सुधा घर के काम भी संभाला करती थी और साथ में अपनी चाची की भी मदद कर दिया करती थी। ऐसी ही एक दिन की बात है, सुधा की चाची सुधा को शनाया के कपड़े रखने के लिए उसके कमरे में भेजती है। तभी सुधा शनाया के कमरे में जाकर उसकी अलमारी में उसके कपड़े रख रही होती है। ये देखते ही शनाया जलकर लाल हो जाती है और उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे कमरे में आकर मेरी अलमारी छेड़ रही है? याद रहे, तू मेरे कपड़ों को हाथ भी मत लगाना। आज तो तूने मेरी अलमारी खोल दी, लेकिन अगली बार मैं तुझे अपने कमरे में भी ना देख लूं, समझी? शनाया, मुझसे तमीज से बात करो। मुझे चाची ने यहाँ पर तुम्हारे कपड़े रखने के लिए भेजा था और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारी अलमारी में हाथ लगाऊं। पता नहीं ऐसी कौन सी घड़ी थी जिसमें मेरे माता पिता का दिमाग फिर गया और वो तुझे यहाँ उठा कर ले आए, वरना मैं तो तुझे देखूं भी ना। शनाया की बुरी भली बातें सुनकर सुधा रोने लगती है और सुधा रोते रोते अपनी चाची के गले जाकर लग जाती है। क्या आप दोनों मुझे यहाँ लाकर पछता रहे हो या मैं आप दोनों को भारी बोझ की तरह लगती हूँ? तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मेरी बहन शनाया मुझे पसंद नहीं करती। मुझे बहुत बुरा लगता है उसकी बातें सुनकर। सुधा, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। तुम्हें पता है शनाया एक फैशनेबल लड़की है और उसे अपने कपड़ों को संभाल कर रखने की बहुत आदत है। मैं जानती हूँ वो गुस्से में बुरा भला कह देती होगी, लेकिन तुम ध्यान रखना, उसकी बुरी भली बातों को हमेशा इग्नोर करना। सुधा दिल की बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो अपनी चाची की बात मानकर आराम से रहने लगती है। और ऐसे ही रोजाना सुधा और शनाया स्कूल जाया करते और स्कूल से घर वापस आया करते। लेकिन एक दिन की बात है, जब सुधा को घर वापस आते वक्त एक घायल हिरण दिखता है। सुधा उस घायल हिरण को देखकर तुरंत ही उसको अपनी गोदी में उठा लेती है। उसको देखकर उसकी बहन शनाया उससे कहती है, क्या तो ये हिरण को गोदी में उठाकर बैठ गई है? इसे छोड़ और घर चल, मुझे देरी हो रही है। शनाया, तुम घर चली जाओ, लेकिन मैं इस हिरण की मरहम पट्टी करके ही घर वापस आऊंगी, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लगी हुई है और हो सकता है कि मैं इसको घर पर ही ले आऊं। तुम अपने आप से मतलब रखो, इस हिरण से नहीं। मेरे माँ बाप तुम्हें पाल रहे हैं, वही काफी है। अब तुम अपने जैसे इस हिरण को भी उठा मत लाना। शनाया की बातें सुनने के बाद सुधा उसको इग्नोर कर देती है। शनाया को सुधा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शनाया अपने घर चली जाती है और घर जाकर गुस्से से बैठी रहती है। जब देखो तब भोली बनती रहती है। मेरे माता पिता को भी पता नहीं कौन से जादू में फंसा कर रखा हुआ है, जो वो दोनों इसको हमेशा ही पूछते रहते हैं, और मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। थोड़ी देर बाद सुधा भी अपने घर आ जाती है और वो अपने साथ अपने हिरण को ले आती है। माँ, ओ माँ, इधर आओ। क्या हमारे साथ अब ये जंगली जानवर भी रहेंगे? अपनी लाडली बेटी को समझा लो, ये हमारे यहाँ ऐसी चीजें नहीं लेकर आएगी। खुद तो हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है, ऊपर से ये हिरण को और उठा कर ले आई। बेटा, सुधा भी तुम्हारी सगी बहन की तरह है। सुधा ने कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहा। तुम हमेशा उसके लिए गलत ही क्यों बोलती रहती हो? और रही बात इस हिरण की, तो ये बेजुबान है। अगर हम इसकी सहायता कर भी देंगे तो इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम जानवरों की देखभाल करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। इन्हीं से हमारे वातावरण की सुंदरता निखरती है। अब तुम दोनों अपनी अपनी लड़ाई छोड़ो और हिरण को यहाँ पर अच्छे से उसको बैठा दो। अरे माँ, आप तो हमेशा इसकी तरफदारी करती हो, चाहे ये कल हमारे घर को चिड़ियाघर बना दे। शनाया, तमीज से पेश आओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि सुधा तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचती है और घर में 10 काम भी करती है। तुमने तो आज तक अपनी प्लेट तक नहीं उठा कर रखी। अरे वाह, आज इसकी वजह से आप मुझे डांट रही है। कल को मुझे घर से भी बाहर निकाल देना, क्योंकि सुधा तो बहुत अच्छी है और मैं तो कोई काम ही नहीं करती। वाह, कैसा जमाना आ गया। दूसरे का बच्चा आ जाने की वजह से खुद का बच्चा कड़वा लगने लगा है।
बेटा, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो और तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब भी हो। मैं तुम लोगों के लिए राखी की शॉपिंग करने जा रही हूँ। बताओ तुम दोनों के लिए क्या क्या ले आऊँ? राखी की शॉपिंग जरूर कर लेना, लेकिन इसके लिए तो कोई भी कपड़ा उठा लाना, क्योंकि इसके बदसूरत शक्ल पर कोई भी कपड़ा नहीं खिलेगा। आपके पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। शनाया, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, अब मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी और तुम अपनी बहन से प्यार से बोला करो और उससे प्यार से ही बात किया करो। अगर मैंने आइंदा तुम्हें ऐसी ही बात करते हुए देखा तो शायद मैं तुम्हें इसके लिए कोई सजा भी दे दूँ। शनाया की माँ दोनों बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए बाहर चली जाती है और दोनों के लिए बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ, कपड़े आदि लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ सुधा उस हिरण की देखभाल कर रही होती है और हिरण को बहुत प्यार से खिला रही होती है और शनाया वहीं पास में बैठकर फोन चला रही होती है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ हिरण, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंडों के पास छोड़ आऊंगी। हिरण को जल्दी से ठीक होता हुआ देखकर सुधा बहुत खुश होती है और उससे कुछ बातें कर ही रही होती है। तभी उसकी माँ शॉपिंग करके सारा सामान घर पर ले आती है और दोनों बच्चों के साथ में बैठकर सामान दिखाती है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आई। तुम दोनों ये कपड़े पहनकर दिखाओ कि तुम्हें ये कपड़े कैसे लगे। आखिरकार तुम रक्षाबंधन पर ये कपड़े पहनोगी। मेरी दोनों बेटियां बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। दोनों लड़कियां कपड़े पहन के आती है। दोनों ही बहुत सुंदर दिख रही होती है, लेकिन हमेशा की तरह शनाया सुधा से जलती रहती है और उसके कपड़े देख देख के मन ही मन खूब जलती है। लेकिन सुधा अपनी मस्त चाल में चल रही होती है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता और वो अपने मन से बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद रक्षाबंधन आ ही जाता है और दोनों बहनें रक्षाबंधन पर सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाती है। दोनों बहनें एक से बढ़कर एक दिख रही होती है, लेकिन फिर भी शनाया उसको टोंट मारती रहती है। सुधा उसकी सारी बातों को इग्नोर करती है और रक्षाबंधन के दिन वो लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसकी एक एक बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी शनाया अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे बुलाकर उसके कान में कहती है, तुझे तो मजा आ रहा होगा ना, इस घर में अच्छे तरीके से रहने को मिल रहा है और खाने को खाना मिल रहा है और घूमने फिरने को भी मिल रहा है, लेकिन मजा तो तब आता जब तो रोड पर भीख मांग रही होती। काश मेरे माता पिता तेरे को ना लेकर आते। मेरे लिए तू एक जहर से भी बढ़कर है। मेरा बस चलता तो मैं तुझे आज इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती, लेकिन माँ पापा पर तूने जादू कर रखा है, काली जादूगरनी कहीं की। शनाया की बुरी भली बातें सुनकर सुधा घर से बाहर रोती हुई चली जाती है और सुधा को रोता हुआ जाता देखकर हिरण भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। चलते चलते सुधा जंगल में पहुंच जाती है और तभी वो हिरण पीछे से सुधा को आवाज लगाकर कहता है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे तुम बोल भी सकते हो? आज तक मुझे ये चीज नहीं पता था कि तुम बोल सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें ये सरप्राइज देना चाहता था और एक और सरप्राइज तुम्हें देना चाहता हूँ। देखो, मैं कोई हिरन वगैरह नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई परी हूँ। रुको, मैं अपने असली रूप में आती हूँ। इतना बोलकर परी अपने असली रूप में आ जाती है। मैं बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी, जिसकी वजह से मैंने एक बार परी माँ को धक्का मार के गिरा दिया था, जिसके बाद परी माँ ने मुझे श्राप दे दिया था कि जब तक मुझे कोई इंसान उठाकर अपने घर नहीं ले जाएगा और मेरी देखरेख नहीं करेगा तब तक मैं ठीक नहीं होंगी। और उन्होंने मुझे हिरन बना दिया था और मैं हिरन बनने के बाद इधर उधर भागती रही और तभी मुझे एक कार से चोट लग गई थी और इस वजह से मैं घायल हो गई थी और तुम मुझे अपने घर लेकर आई, इसलिए आज मैं ठीक हो गई और मेरा श्राप भी टूट गया। अरे वाह, सच में ऐसा था? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तुम्हारे घर में इतने दिनों तक रहकर बहुत सारी चीजें देखी है और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक। ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारी हर जगह सहायता करेगी। इस जादुई लिपस्टिक को तुम अपने लिप्स पर लगाकर जो भी बोलोगी ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। परी की बातों को सुनकर सुधा हैरान रह जाती है और परी की दी हुई लिपस्टिक लेकर सुधा अपने घर आती है और लिपस्टिक लगाकर कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मेरी बहन शनाया को एक अच्छी लड़की बना दो जो सभी की देखरेख करे, सभी से प्यार करे और खासकर मुझसे भी। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मेरे लिए।
सुधा की इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक में से एक दिव्य रोशनी निकलती है और वो सीधा जाकर शनाया के दिमाग में घुस जाती है। शनाया अचानक ही बदल जाती है और उसकी वाणी मधुर हो जाती है और वो बहुत अच्छे से बोलने लगती है। सभी से बहुत प्यार से बात करती है। सभी उसको ऐसा देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सुधा अपने चाचा चाची को सच बताती है और फिर ये सब सुनकर उसके चाचा चाची बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को इतना अच्छा देखकर वो सुधा का धन्यवाद करती हैं। आज अगर तुम ना होती तो मेरी बच्ची हमेशा की तरह बदतमीज ही रहती और तुमने इसकी बहुत बुरी भली बातें सुनी, लेकिन फिर भी तुमने इसका साथ दिया। मैं बहुत खुश हूँ, वरना आज के जमाने में ऐसी बहनें कहाँ होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह सुधा को अपनी बहन रक्षाबंधन के त्योहार पर मिल जाती है और उसे अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और जब भी सुधा को कुछ चाहिए होता, वो अपनी जादुई लिपस्टिक लगाकर उससे मांग लिया करती और जादुई लिपस्टिक उसको तुरंत उसकी मांगी हुई चीजें लाकर दिया करती। इस तरह सुधा की जिंदगी बहुत सुधर जाती है और साथ ही साथ सुधा अपने चाचा चाची के साथ बहुत हंसी खुशी से रहने लगती है। एक समय की बात है, कैलाशपुर नामक गांव में साकेत और जानकी नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कुछ सालों पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से वो दोनों भाई बहन कुछ ना कुछ काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। साकेत 15 वर्ष का था और वो गांव के एक सेठ के यहाँ परचून की दुकान पर काम किया करता था। वहीं जानकी 20 बरस की थी और वो थोड़ा बहुत सिलाई जानती थी, क्योंकि वो अपनी माँ को सिलाई करते हुए देखा करती थी। परंतु गांव में कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाया करता था। इसलिए एक दिन वो शहर जाती है और काम की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी जानकी को एक बुटीक दिखाई पड़ता है। जानकी उसको देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इस बुटीक में जाकर काम मांगूं? क्या पता बुटीक की मालकिन मुझे काम पर रख ले। जानकी, तुझे देरी नहीं करनी चाहिए, अभी के अभी जाकर पता करना चाहिए, क्या पता मौका हाथ से ना निकल जाए। जानकी तुरंत बुटीक के अंदर जाती है और बोलती है, मालकिन, क्या मुझे काम मिल जाएगा? काम तो मिल जाएगा, पहले ये बताओ तुम्हें सिलाई करने आती है? हाँ मालकिन, मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिलाई मशीन रखी हुई है, तुम मुझे एक अच्छा डिजाइन का ब्लाउज सिलकर दिखाओ। जी मालकिन, मैं अभी करके दिखाती हूँ। जानकी बुटीक की मालकिन को थोड़ी देर में ही एक अच्छा सा ब्लाउज तैयार करके दे देती है। जब बुटीक की मालकिन ब्लाउज को देखती है तो उसे वो ब्लाउज बहुत पसंद आता है और वो बोलती है, अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मुझे तुम्हारा ब्लाउज बहुत पसंद आया। ऐसा करना कि तुम कल से अपने घर से ही मुझे कपड़े तैयार करके देना, क्योंकि मैं अपनी बुटीक में कपड़े नहीं सिलवाती। जी मालकिन, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कपड़े सीकर दे दूंगी। जानकी बहुत ही सीधी थी, इसलिए बुटीक की मालकिन ने उसे बेवकूफ बना दिया था। बुटीक की मालकिन शांता बहुत ही तेज और चालाक औरत थी। वो जानकी को उसकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम पैसे दिया करती थी और बदले में खुद जानकी के सिले हुए कपड़ों से डबल कमाई करती थी। जानकी की मजबूरी थी, इसलिए वो चुपचाप शांता के कपड़े सिल दिया करती थी। तभी एक दिन शांता जानकी के घर आती है और बोलती है, जानकी, 5 प्लेन ब्लाउज, 4 पेटीकोट, 3 पटियाला सूट, ये सब सिलना है। नाप मैंने तुम्हें लिखकर दे दिया है और ये रहे तुम्हारे 3000 रुपए। ठीक है मालकिन, और कोई काम आए तो मुझे बताना। हाँ हाँ, चिंता मत कर, मैंने अपनी पहले वाली सिलाई वाली को निकाल दिया है। अब जो भी कस्टमर कपड़े सिलवाएंगे सब तुम्हें ही सिलने हैं। ऐसा कहकर शांता वहाँ से चली जाती है। तभी लंच में खाना खाने के लिए साकेत घर पर आता है और वो शांता को घर से जाते हुए देख लेता है। तभी वो घर में घुसते ही बोलता है, दीदी, आज कितने पैसे मिले तुम्हें? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3000 रुपए। दीदी, मुझे तो ये शांता बहुत तेज और चालाक औरत लगती है। तुम दिन रात एक करके उनके लिए कपड़े सिलती हो, लेकिन ये तुम्हारी सिलाई के बदले तुम्हें कितने कम पैसे देती है। मैं तो तुम्हें कहता हूँ
कि इसका काम करना ही बंद कर दो और अपना खुद का काम शुरू करो। नहीं साकेत, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे काम की जरूरत है, इसलिए जितने मिल रहे हैं उतने ही काफी है। और वैसे भी मुझे तो कस्टमर जानते भी नहीं है, इसलिए मुझसे कोई सिलाई नहीं कराएगा। कस्टमर बनाना बहुत मुश्किल है। शांता दीदी का तो बुटीक है, इसलिए उन्हें कस्टमर बनाना बहुत आसान है। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारा भी बुटीक होगा, उसके लिए ही मैं पैसे जोड़ रही हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। रोजाना सुबह सुबह सारे घर के काम खत्म करके जानकी सिलाई करने के लिए बैठ जाया करती। ऐसे ही दिवाली का त्योहार आने वाला था, इसलिए बुटीक पर काम बहुत ज्यादा हो गया था। तभी शांता जानकी को फोन करके बुटीक बुलाती है। जानकी बुटीक पर जाती है, तभी शांता बोलती है, देखो जानकी, दिवाली का समय आ रहा है, इसलिए बहुत सारा काम आया हुआ है, तो तुम मैनेज कर लोगी ना? क्योंकि मेरे पास दूसरी सिलाई वाली भी नहीं है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। और भी कस्टमर आने वाले हैं, मैं सभी के ऑर्डर ले रही हूँ। तुम सभी ऑर्डर को जल्दी से पूरा करने की कोशिश करना। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द ही सारे कपड़े तैयार करके आपको दे दूं। आप मुझे सारा काम समझा दीजिए, मैं कर लूंगी। शांता जानकी को कपड़ों के डिजाइन और सिलाई के बारे में बताने लगती है। जानकी, जरा इसको ध्यान से सिलना, क्योंकि ये दो अलग अलग कस्टमर के कपड़े हैं। उन दोनों ने कपड़ा एक जगह से लिया है, इसलिए दोनों के कपड़े एक जैसे हैं, लेकिन इसका नाप अलग अलग है। मैंने कपड़े के ऊपर एक कागज में लिखकर चिपका दिया है, तुम देख लेना और जल्दी तैयार करने की कोशिश करना। शांता जानकी से बात कर रही होती है, तभी शांता का बेटा उसके पास आता है और बोलता है, मम्मी मम्मी, मुझे चीज खानी है, आप मुझे चीज ला कर दीजिए। अरे बेटा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? देख रही हो ना मम्मी काम कर रही है। जाओ मेरे बैग से जाकर चीज ले लो, मैंने उसी के अंदर रखी है। मालकिन, क्या आपका बेटा है ये? हाँ जानकी, काम इतना बढ़ गया है कि मैं सुबह से नहीं उठ पाती। हाँ जानकी, काम इतना बढ़ गया है कि मैं सुबह समय से नहीं उठ पाती, इसलिए आज मैंने चिंटू की स्कूल की छुट्टी करा ली। लेकिन जब से मेरे बुटीक पर आया है, परेशान कर रखा है। मम्मी कभी ये दो कभी वो दो। बच्चों के साथ काम करना भी कितना मुश्किल है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम जाओ और कपड़े जल्दी तैयार करके देना, क्योंकि अभी और भी काम मिलने वाला है। शांता के ऐसा बोलने पर जानकी वहाँ से चली जाती है और घर आकर जल्दी जल्दी कपड़े सिलने लगती है। और जानकी 2-3 दिन में ही सारे कपड़े सिलकर शांता को देकर आ जाती है। लेकिन उसके अगले दिन ही सुबह सुबह शांता जानकी को फोन करके बुलाती है। जानकी जल्दी से बुटीक पहुंचती है, तभी शांता गुस्से में होती है और बोलती है, जानकी, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी है? मैंने तुम्हें पहले से ही बोला था ना कि वो दोनों कपड़े एक जैसा है, लेकिन उनके नाप अलग अलग है। तो तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? सारा कपड़ा खराब हो गया है। तुमने मेरे इतने सालों का विश्वास तोड़ दिया। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी वजह से मेरे 2 कस्टमर खराब हो गए हैं। अब वो मुझसे कभी भी कपड़े नहीं सिलवाएंगे। मैडम, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? आप खुद ही देख लीजिए, जो आपने नाप लिख कर दिया था, मैंने उसी नाप के कपड़े सिले हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता है। अभी के लिए तुम इन कपड़ों को ठीक करके दो। जानकी उन कपड़ों को घर ले जाती है और सही से कटिंग और फिटिंग करके वापस से शांता को कपड़े ले जाकर दे देती है। असलियत ये थी कि शांता खुद गलत थी और शांता को अपने बेटे के ऊपर ध्यान था, इसलिए उसने गलत नाप लिख लिया था। जानकी उन कपड़ों को सही करके वापस से शांता को दे आती है, लेकिन शांता कपड़े लेने के बाद जानकी को काम से निकाल देती है। बेचारी जानकी वापस से घर पर आ जाती है और शाम को साकेत के आने पर जानकी बोलती है, साकेत, तुम सही कहते थे, मालकिन तो बहुत ही तेज है। आज उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे काम कौन देगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो दीदी, भगवान हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। अब तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना है। अगले दिन ही जानकी आसपास के टेलर के पास जाती है और उन्हें अपना काम दिखाती है। सभी टेलर को जानकी का काम पसंद आता है, जिसके बाद उनके पास से कपड़ा उठाती है और सिलने के लिए घर ले आती है। ऐसे करके जानकी धीरे धीरे ऑर्डर लेना शुरू कर देती है और घर से ही काम देने लगती है।
जिसके बाद जानकी के पास धीरे धीरे करके बहुत सारे पैसे जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग जानकी को उसके काम के हिसाब से अच्छे पैसे दिया करते थे और वही साकेत भी अच्छा पैसा कमाने लगता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन जानकी की पड़ोस में रहने वाली एक लड़की की शादी थी। वो लोग बहुत गरीब थे और लड़की के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को एक अच्छा लहंगा दिला पाए। जब ये सब कुछ जानकी को पता लगता है तो जानकी उस लड़की के लिए अपने हाथों से लहंगा बनाती है। जानकी के पास उसकी माँ की एक लाल साड़ी पड़ी हुई थी, इसलिए जानकी उसी को इस्तेमाल करके एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा तैयार करती है। जैसे ही जानकी उस लड़की को वो लहंगा देती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके माता पिता भी जानकी को शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया जानकी दीदी, जो आपने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा सिला। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी शादी पर इतना सुंदर लहंगा पहन पाऊंगी। वैसे आप अपना बुटीक क्यों नहीं खोल रही हैं? मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपना बुटीक खोलो, मैं आपको कस्टमर लाकर दूंगी। सचमुच क्या? तुम मुझे कस्टमर लाकर दोगी? हाँ हाँ दीदी, मैं आपको बहुत सारे कस्टमर लाकर दूंगी। ठीक है, मेरे पास जितने भी पैसे जुड़ गए हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे मैं बुटीक खोल पाऊँ। जानकी घर जाकर साकेत से इस बारे में बात करती है। साकेत भी बुटीक खोलने के लिए हाँ बोल देता है। जानकी जुड़े हुए पैसों से एक किराए की दुकान ले लेती है और उस दुकान को अच्छे से तैयार करके बुटीक का रूप दे देती है। धीरे धीरे करके कुछ नए कस्टमर और कुछ पुराने कस्टमर जानकी के बुटीक पर आने लगते हैं और इस तरह जानकी का बुटीक चल पड़ता है और वो कुछ लड़कियों को अपने साथ काम पर भी रख लेती है। सभी लोगों को जानकी के सिले हुए कपड़े पसंद आते हैं और वो सभी लोग जानकी की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं शांता का बुटीक बंद हो जाता है, क्योंकि वो जितने लोगों को काम पर रखती है कोई भी अच्छे से काम नहीं करता और अगर कोई अच्छे से काम करता तो वो शांता से ज्यादा पैसे मांगा करता। इसलिए नुकसान ना होने के कारण शांता अपना बुटीक बंद कर देती है। तभी एक दिन शांता अनजाने से जानकी के बुटीक में आती है और उसे सब कुछ बताती है और उसे माफी भी मांगती है। जानकी भी शांता को माफ कर देती है। शांता देखती है कि जानकी अपनी मेहनत और लगन की वजह से कितनी आगे बढ़ गई है। इस तरह जानकी अपने बुटीक के पैसों से अपना एक बहुत अच्छा घर बना लेती है और उसमें हंसी खुशी अपने भाई के साथ रहने लगती है।